हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई में आपका मन भी लग रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लोग सत्ता में साझेदारी को समझने जा रहे हैं। सत्ता मतलब शासन, और शासन में जनता की साझेदारी कैसे सुनिश्चित होती है और जनता का अधिकार भी होता है लोकतांत्रिक राष्ट्रों में कि वो शासन में अपनी साझेदारी सुनिश्चित करे, शासन में हिस्सा ले, तभी लोकतंत्र को सही रूप में हम परिभाषित कर पाएंगे। तो सत्ता में साझेदारी क्या होती है, आज की वर्कशीट में हम इसको बहुत ही अच्छे ढंग से बेल्जियम के उदाहरण के माध्यम से समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सत्ता में साझेदारी का विचार स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र का मतलब आप समझिए, लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, तंत्र मतलब शासन होता है, और लोक मतलब जनता, मतलब जनता का शासन। सत्ता में साझेदारी का जो विचार है जनता के शासन से जुड़ा हुआ है। जनता शासन में कैसे भागीदार होगी, इस बात का विचार इसमें किया जाएगा। संसार के बहुधा समाज, बहुधा समाज मतलब बहुत प्रकार के समाज, विभिन्न जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर बटे हुए, मतलब हमारे जो समाज हैं वह उनमें बंटवारा है किस आधार पर, तो जाति के आधार पर, रंग के आधार पर और भाषा के आधार पर। कहीं काले गोरे का भेद है, कहीं ऊंची जाति नीची जाति का भेद है, कहीं हिंदी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, संस्कृत बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, इन लोगों का भेद है, बंगाली बोलने वाले का भेद है। तो ये सारे भेद विश्व के बहुत सारे समाज में है, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं है। इसलिए इन सामाजिक समूहों को सम्मान प्रदान करना अति आवश्यक है। मतलब लोकतांत्रिक के शासन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ये जो भेद हैं, ये जो अंतर है, इन सभी अंतर वाले और अलग अलग सामाजिक समूहों के व्यक्तियों को सही सम्मान दिया जाए। किसी को भी ऐसा न लगे कि अपने ही देश में उसके साथ बेगानापन वाला व्यवहार हो रहा है, उसके साथ मतलब कि ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसे वह इस देश का हो ही नहीं। इसलिए सबको उचित सम्मान देना आवश्यक है। और सत्ता में साझेदारी के परिणामों को जानने के लिए हम बेल्जियम के उदाहरण की सहायता लेंगे कि किस तरह बेल्जियम की सरकार ने बेल्जियम की जनता को सत्ता में साझेदार बनाया और वहां उत्पन्न विवाद को दूर किया। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यूरोप आप समझते हैं, यूरोप महादेश है। जिस तरह एशिया है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, उसी तरह यूरोप भी एक देश है, महादेश है। और उसका एक छोटा सा देश है बेल्जियम। जैसे आप देख सकते हैं, ये बेल्जियम का मैप है और इधर फ्रांस है और ये बेल्जियम है। मतलब फ्रांस के उत्तर पूर्व के कोने पर बेल्जियम है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी आबादी नहीं है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, मतलब लगभग दिल्ली की आबादी के बराबर इस पूरे देश की आबादी है। और इस छोटे से देश के समाज में जातीय बुनावट बहुत जटिल है। मतलब यहाँ पर जो जातियाँ हैं बहुत जटिल बुनावट में हैं। और यहाँ 59% आबादी फ्लेमिश क्षेत्र में रहती है और डच भाषा बोलती है। मतलब कि फ्लेमिश क्षेत्र में रहने वाली, डच भाषा बोलने वाली आबादी यहाँ 59% है। और लगभग 40% आबादी बेलोनिया क्षेत्र में रहती है। मतलब यहाँ 2 क्षेत्र है, एक फ्लेमिश का क्षेत्र है और दूसरा बेलोनिया का क्षेत्र है। फ्लेमिश में 59% आबादी रहती है और यह डच भाषा बोलती है, और बेलोनिया में 40% आबादी रहती है और यह फ्रेंच भाषा बोलती है। मतलब कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग वहाँ कम है और डच भाषा बोलने वाले लोग वहाँ ज़्यादा हैं। राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% आबादी फ्रेंच भाषी है, जबकि 20% डच भाषी। अब देखिए, अब राजधानी में क्या हो जा रहा है, वहाँ राजधानी में 80% लोग फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% डच बोलने वाले हैं। तो राजधानी में फ्रेंच बोलने वालों की अधिकता है, जबकि पूरे देश की देखें तो फ्रेंच बोलने वाले कम हैं और डच बोलने वाले ज़्यादा हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। फ्रेंच भाषी लोग अल्पसंख्यक हैं, वहाँ उनकी संख्या कम है, लेकिन फिर भी वो इन लोगों से, डच भाषी से ज़्यादा ताकतवर हैं, ज़्यादा समृद्ध है, मतलब धनी है
और इनको ज़्यादा सुविधाएं भी प्राप्त थी और यह राजधानी ब्रुसेल्स में रहते थे, उसका नाजायज फायदा भी उठाते थे। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी थी। जब डच भाषी लोगों ने शिक्षा को प्राप्त किया और वस्तु स्थिति को समझा तो उनको इस बात से नाराजगी हुई कि संख्या हमारी ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए। इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। मतलब कि फ्रेंच बोलने वाले बोलते थे कि हम लोग श्रेष्ठ हैं इसलिए हमें ज़्यादा अधिकार मिलना चाहिए, डच बोलने वाले बोलते थे कि हमारी संख्या ज़्यादा है इसलिए हमें ज़्यादा अधिकार मिलना चाहिए। तो इनके बीच तनाव बढ़ने लगा। डच भाषी लोग देश में बहुमत में थे परंतु राजधानी ब्रुसेल्स में अल्पमत में थे। पूरे बेल्जियम में तो डच भाषी लोग बहुमत में थे, लेकिन ब्रुसेल्स की बात करें तो वो अल्पमत में थे। जैसे कि पूरे देश की आप बात कीजिए तो डच स्पीकर्स बोलने वाले 59% थे और फ्रेंच स्पीकर्स 40% थे और जर्मन बोलने वाले 1% थे। लेकिन जब राजधानी ब्रुसेल्स की बात करें तो फ्रेंच भाषी 80% थे और डच भाषी 20% थे। तो राजधानी में उनकी संख्या ज़्यादा थी इसलिए फ्रेंच भाषी राजधानी में अपना सिक्का जमा लेते थे। लेकिन सरकार ने जब देखा कि वहाँ विवाद की स्थिति हुई तो 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इसलिए किए ताकि देश में किसी को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सकें, सबको ऐसा लगे कि उनको सम्मान मिल रहा है और उनके अधिकार की प्राप्ति हो रही है। तो टकराव को रोकने के लिए उठाए गए कदम, कौन कौन से कदम बेल्जियम में उठाए गए? सबसे पहला काम किया गया कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान कर दी गई। पूरे देश में डच भाषी 59% थे, 59% और फ्रेंच भाषी 40% थे। तो केंद्र में जब सरकार बनी तो 50-50 हो गया, 50% डच भाषी रहेंगे और 50% फ्रेंच भाषी रहेंगे। इस तरह से उनके बीच के इस टकराव को समाप्त किया गया। दूसरा हुआ कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को, फ्लेमिश को और दूसरा कौन सा था जहां फ्रेंच लोग रहते थे, वेलोनिया में, तो इन दोनों क्षेत्रों में सरकारों को, दोनों के क्षेत्रीय सरकार को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई जिससे कि शक्ति में संतुलन हुआ। उसके बाद ब्रुसेल्स में अलग सरकार है जो कि केंद्रीय सरकार है और इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। मतलब ब्रुसेल्स में जो केंद्रीय सरकार थी उसमें डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोगों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया और सामुदायिक सरकार का निर्माण किया गया। सामुदायिक सरकार मतलब समुदाय से बनने वाली सरकार का निर्माण और इनका चुनाव संबंधित भाषा के लोगों के द्वारा होता था। इस सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा भाषा संबंधी शक्तियां हैं। तो इस तरह से वहाँ 4 कदम उठाए गए और उसके बाद टकराव वहाँ का समाप्त हो गया। तो अब है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोग बहुत संख्या में थे? तो डच भाषा को बोलने वाले बहुत संख्या में थे, 59% लोग थे। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम में टकराव रोकने के लिए उठाया गया कदम नहीं था? मतलब कौन सा ऐसा कदम था जो टकराव के लिए नहीं उठाया गया था? तो क्षेत्रीय सरकारों को शक्तियां दी गई थी, यह कदम उठाया गया था। सामुदायिक सरकार का प्रावधान किया गया था, यह भी कदम उठाया गया था। और सामुदायिक सरकार को चलाने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति की गई थी, ये गलत था। वहाँ सामुदायिक ढंग से चुनाव होता था और ब्रुसेल्स में अलग सरकार थी, ये भी सही था। तो यहाँ एक ही था कदम नहीं उठाया गया था कि सामुदायिक सरकार को चलाने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं की गई थी। तो बच्चों ये थी हमारी सत्ता में साझेदारी की समझ और इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।